हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे यूथ पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो मतलब यूथ पब्लिकेशन का सॉल्यूशन देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, ठीक है। अगर वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड का आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से आप उसको ले सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से आप देख लीजिए, आपको जो चीज़ें अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर वगैरह लाइक भी आप करते चलो, ठीक है। तो आज के हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन्स टू रजिस्टर ओनली, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन केवल प्रतिरोध से संबंधित है। तो देखिए, प्रतिरोध से संबंधित क्या है कि पहला ऑप्शन आपको क्या दिया है कि दे अपोज सडन चेंज इन वोल्टेज, यानी कौन सा अपोज करता है सडन चेंज इन वोल्टेज का। तो रजिस्टेंस करता है, तो आपको पता है कि सडन इन चेंज का जो अपोज करता है वो कैपेसिटर होता है, रजिस्टेंस नहीं होता, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि दे कैन एक्ट एज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, ये ऊर्जा भंडारण यंत्र के रूप में कार्य करते हैं। तो क्या ये एनर्जी स्टोर करने का काम करता है? नहीं, तो ये एनर्जी स्टोर करने का काम नहीं करता। एनर्जी स्टोर करने का काम आपका इंडक्टर करता है। कौन करता है? इंडक्टर, या फिर हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर करता है, ठीक। इंडक्टर और कैपेसिटर करता है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या है, वो थर्ड ऑप्शन क्या है, दे कैन डिसेप्ट डिजायरेबल अमाउंट ऑफ पावर, यानी यह ऐच्छिक राशि की शक्ति को विसरित करते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है या फिर पावर को डिसेप्ट करता है, ये आपको कंफर्म पता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा करेक्ट वो यही होगा, यानी दे कैन डिसेप्ट डिजायरेबल अमाउंट ऑफ पावर, यानी यह ऐच्छिक राशि की शक्ति को विसरित कर सकते हैं, ठीक, सॉरी, ठीक। उसके बाद डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी ही होगा। तो देखिए, प्रतिरोध की किसी परिपथ में लगाने से सिर्फ ऐच्छिक राशि की शक्ति को विसरित या खपत कर सकते हैं, यानी अगर प्रतिरोध किसी सर्किट में लगा हुआ है तो क्या कर सकता है कि पावर को डिसेप्ट कर सकता है, फिर या तो एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है। और प्रतिरोध में कोई ऊर्जा संग्रहित नहीं की जा सकती है, क्लियर है, कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं किया जा सकता रेजिस्टेंस में। एनर्जी संग्रहण के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेरकत्व का और संधारित्र का, जो कि एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट कहलाते हैं। तो क्लियर है, इतनी चीज़ मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रिप ऑफ ए कॉपर ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल स्टोन टू a metal of resistivity twist that of copper is coated on its upper surface to a thickness equal to the copper strip, the resistance of composite strip will be। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है कि एक तांबे की छड़ के आयताकार अनुप्रस्थ काट का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 2 ओम है। और एक धातु जिसकी प्रतिरोधकता, एक धातु है आपके पास जिसकी प्रतिरोधकता तांबे की प्रतिरोधकता की दोगुनी है, तांबे की छड़ की मोटाई के बराबर इसको ऊपरी सतह पर कोट किया गया है, ठीक है। जो तांबे की छड़ थी उसके ऊपर दुगनी सतह पर, मतलब कि उसको उस पर क्या किया गया, कोट किया गया, और की जो प्रतिरोधकता है वो तांबे की प्रतिरोधकता की दोगुनी है। तो संयोजित स्ट्रिप का प्रतिरोध याद कीजिए, यानी उसके ऊपर आपने स्ट्रिप लगा के मतलब उसके बराबर लेप कर दिया, यानी कोट कर दिया, तो फिर वो टोटल रेजिस्टेंस आपको बताना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर ध्यान से आप समझिए तो क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक आयताकार कॉपर की छड़ अनुप्रस्थ काट का जो प्रतिरोध है वो 2 ओम दिया हुआ है, ये क्लियर है, इतना दिया हुआ था आपको। हमने मान लिया कि मतलब कि कॉपर का जो छड़ है उसका क्षेत्रफल A1 है, और कॉपर छड़ का जो प्रतिरोधकता है वो ρ1 है, और कॉपर छड़ की जो लंबाई है वह L1 है। फिर उसके बाद उसमें नेक्स्ट क्या डाल दिया था, क्वेश्चन में डाला था कि जो धातु की प्रतिरोधकता थी वह कॉपर की प्रतिरोधकता की दोगुनी थी, इसलिए ρ2 बराबर जो होगा वह ρ1 होगा, 2ρ1। इसलिए धातु की प्रतिरोधकता ρ2 बराबर 2ρ1, क्योंकि दोगुनी हो गई। और धातु की क्षेत्रफल में कोई इफेक्ट नहीं, वो A1 ही होगा। धातु की लंबाई में कोई इफेक्ट नहीं, वो मतलब L1 ही होगा। और धातु का प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, R2 होगा। क्लियर है, इतना हमने मान लिया है। तो कोई भी जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतनी चीज़ें हमने मतलब कि सपोज कर लिया कि इतनी चीज़ें हमारी होंगी। अब देखिए इसमें लेटेस्ट हम आगे फिर क्या देखते हैं कि आपको प्रतिरोध पता है वो कैसे निकालते हैं। तो प्रतिरोध के लिए जब कॉपर वाला प्रतिरोध निकालेंगे तो R1 बराबर ρ1L1/A1 होगा, और इस R1 का मान आपको 2 दिया है। तो आप ध्यान से अगर निकालोगे तो ये आपका समीकरण नंबर यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। और सेकंड के लिए हमें जब देखें
तो सेकंड के केस में R2 बराबर ρ2L2/A2। क्लियर है इतनी चीज़, ध्यान से समझना। तो R2 बराबर जो ρ2 था, ρ2 बराबर हो जाएगा 2ρ1 था, 2ρ1, ठीक। तो 2ρ1 बराबर क्या होगा, R2 बराबर 2ρ1L2/A2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यानी दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिए, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इस समीकरण को और इस समीकरण को। तो डिवाइड करने पे R2/2 और ρ1L1, ठीक है, या फिर R2/2, यानी 2 से हमने 1 को डिवाइड किया है, तो R2/2 2ρ1L2/A2 अपान ρ1L1/A1। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि R2/2 2ρ1 मतलब 2ρ1L1/A1, ρ1L1 और अपान A1, यानी धाव तक कापर छड़ की लंबाई तक क्षेत्रफल समान है। क्योंकि हमने उसको कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कैसा है कैसा नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को क्या मान लिए हैं कि यह समान है। क्या है, समान है, ठीक है। अगर ये समान है तो फिर R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर आप यहाँ से निकालोगे तो ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R2 बराबर हो जाएगा 2 × 2 तो हो जाएगा 4 ओम। यानी कि जो कोट किया हुआ था, जो ऊपर हमने कॉपर का जो छड़ थी उसके ऊपर हमने जो मटेरियल कोट किया था, उसका प्रतिरोध आ गया आपका 4 ओम। उसका प्रतिरोध कितना आ गया, 4 ओम। तो टोटल स्ट्रिप का आप जब निकालोगे तो वो दोनों चीज़ आपकी किस में कनेक्टेड होंगी, सीरीज में, पैरेलल में। जब भी हम किसी के ऊपर देखो, जैसे एक कॉपर की रॉड है, अगर इसके ऊपर आप कोई चीज़ लेप करोगे ना तो ये क्या होती है, मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसे कनेक्ट होती है, पैरेलली कनेक्ट होती है। ये चीज़ आप याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसे कनेक्ट होंगी, ये पैरेलल में कनेक्ट होती हैं। तो पैरेलल में जब आप निकालोगे तो एक आपको 1/4 और 1/2, बस डायरेक्टली आप इससे निकाल लो, आपका आंसर मिल जाएगा। पैरेलल कनेक्शन दोनों का, यानी 2 ओम और 4 ओम, क्योंकि कॉपर वाला जो था उसका 2 ओम था और जो हमने उसके ऊपर लेप किया गया था उसका 4 ओम आ गया है। तो इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन निकाल लेंगे तो 2 × 4/6 तो 3 6 और 4/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/3 ओम आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ड्यूल रिलेशनशिप, यानी निम्नलिखित में से किसका आपस में दोहरा संबंध नहीं है। तो करंट एंड वोल्टेज का, क्या करंट एंड वोल्टेज का दोहरा संबंध नहीं है, तो है। इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का नहीं है, तो सही है, इसका नहीं है। किसका मतलब पूछा किसका नहीं है, किसका है, टाई सेट कट सेट, टाई सेट कट सेट का है। रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का आपस में कोई डुअल रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस में आपस में कोई डुअल रिलेशनशिप नहीं होता, क्योंकि एक डुअल रिलेशनशिप वोल्टेज तथा धारा परिवर्तन में मतलब कि अभिव्यक्त का रूप होता है। दोहरा मतलब कि डुअल रिलेशनशिप समान रूप को उत्पन्न करता है, और कारण यह है कि डुअल हमेशा एक वैलिड कथन होता है जो विद्युत तथा चुंबकीय दोहरण का पता कर सकता है। धारा वोल्टता तथा टाई सेट कट सेट आदि में आपस में दोहरा संबंध होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में कोई भी दोहरा संबंध नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है 3 रजिस्टर ऑफ 20 ओम 10 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो आसान है, इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/20 + 1/10 + 1/5 1/5। तो 20 इसका जब हम लेंगे LCM तो आएगा 20। तो ठीक है, तो आप निकालोगे तो एक जो होगा 1/20 + 1/10 + 1/5, ठीक। तो बराबर होगा, तो इसका एलसीएम होगा 20, तो 20 1 + 2 + 4 7, यानी 20/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20/7 जो निकालेंगे हम। तो ऐसे क्वेश्चन हमने कितनी बार करवा रखा, तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/7 आएगा, जो कि मैंने बताया। और ऑप्शन में आपको 2.85 ओम दिया था, जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। 2.85 दिया है तो आप कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ईच ब्रांच ऑफ स्टार कनेक्शन इज 3 ओम देन इट्स करस्पॉन्डिंग डेल्टा कनेक्शन विल बी कंटिन्यूस।
यदि स्टार कनेक्शन में प्रत्येक ब्रांच का प्रतिरोध जो है वो 3 ओम है तो इसके अनुरूप डेल्टा कनेक्शन में कितना होगा, इनके अनुरूप डेल्टा कनेक्शन में। तो स्टार में आपके पास 3 ओम है तो डेल्टा में कितना होगा, 9 ओम हो जाएगा। मैंने कई बार क्वेश्चन बताया है कि स्टार से जब भी हम डेल्टा में जाते हैं तो डेल्टा जो होता है वो ऑलवेज डेल्टा जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है स्टार वाले केस से। यानी स्टार में अगर प्रतिरोध 3 ओम है तो डेल्टा में क्या होगा, उसका 3 गुना होगा। अगर डेल्टा में 3 है तो स्टार में जाओगे तो उतने से डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 1 ओम मिल जाएगा। तो डेल्टा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा और स्टार हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 9 ओम हो जाएगा। क्लियर है, मैंने क्या बोला कि डेल्टा है तो अगर स्टार से डेल्टा जा रहे हो तो 3 से मल्टीप्लाई, डेल्टा से स्टार जा रहे हो 3 से डिवाइड। वो भी कब, जब रेजिस्टेंस तीनों ब्रांच का सेम हो या फिर इम्पीडेंस तीनों ब्रांच का क्या हो, सेम हो। क्लियर है ना। चलिए, बाकी ये दिया है, आप इसको देख सकते हैं। आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला की मेथड से आप लगा सकते हैं कि स्टार से डेल्टा कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन कैसे होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है, ये लैंप रेटेड एट 60 वोल्ट 40 वाट इज टू बी कनेक्टेड अक्रॉस 230 वोल्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड सीरीज विथ लैंप। एक लैंप जिसका 60 वोल्ट पर 40 वाट मूल्यांकन किया गया है, 230 वोल्ट से जोड़ा जाना है, लैंप के साथ श्रेणी में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब देखिए, एक लैंप बहुत आसान क्वेश्चन है, कल आपको ये मिला था क्वेश्चन। जैसे देखिए, अगर मैं फिगर की बात करूँ तो एक लैंप ऐसे है, फिर इसके प्रतिरोध ऐसे कनेक्टेड है, फिर ये सप्लाई ऐसे जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसी आर का आपको मान बताना है। ये मान लीजिए कि कितना दिया था, 230 वोल्ट। ठीक है, ये 60 वोल्ट 80 वाट दिया है, शायद 60 वोल्ट 80 वाट आपको दिया है, और इस आर का मान आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी सॉल्व किया था, आज भी आपको मिला है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, फिगर आप याद रखो कि कुछ भी आपको दिया हो ऐसे ही बनाना फिगर, कि कितने सप्लाई से जोड़ा गया है और जो बल्ब था उसकी रेटिंग कितनी की गई है और ये रेजिस्टेंस उसके सीरीज में जुड़ा हुआ है, फिगर ऐसे बन जाएगा। चलिए आगे अब हम देखते हैं कि जो लैंप है वो 60 वोल्ट और 40 वाट का है। तो ये बेसिकली लैंप के लिए अगर आप धारा निकालो, ध्यान से समझो, लैंप के लिए धारा निकालेंगे तो P बराबर क्या होता है, ये वाट जो है ये पावर दी है, P बराबर V इंटू आई होता है, V इंटू आई। तो I बराबर क्या हो जाएगा, P बटे V। P का मान दिया है 40 और V का मान दिया है 60, 0 0 कट जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2/3 कितना आ जाएगा, करंट कितनी फ्लो हो रही है, 2/3 एम्पियर उस पार्टिकुलर सर्किट में फ्लो हो रही है। ठीक है, तो 2/3 उस पार्टिकुलर सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। अब देखिए, मैंने क्या बोला कि ये एक बल्ब ऐसे जुड़ा था, उसी के सीरीज में क्या जुड़ा था, रेजिस्टेंस, और सप्लाई हमने ऐसे जोड़ रखी थी 230 वोल्ट की। तो अगर इस बल्ब में कितनी करंट जा रही है, 2/3 एम्पियर जा रही है, तो बल्ब और रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो इस बल्ब में जितनी करंट होगी उतनी ही करंट किस में होगी, रेजिस्टेंस में। तो यानी यहाँ पे भी करंट कितनी जाएगी, 2/3 एम्पियर ही जाएगी, 2/3 एम्पियर ही जाएगी। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको आराम से निकाल सकते हो, 2/3 हो जाएगी। ये आपने आर मान रखा है, तो KVL लगा दो, पार्टिकुलर सर्किट में क्या लगा दो, KVL। तो KVL लगाओगे तब भी आपको मिल जाएगा, KVL नहीं लगा रहे हो तब भी हम बता रहे हैं आपको तरीका कैसे लगाना है। ठीक है, या फिर यहाँ पे जैसे जो बल्ब था, मैं बता रहा हूँ, जैसे जो बल्ब है ये 60 वोल्ट और 40 वाट का है, तो इसका रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, P और V² होता है। तो हाँ, P मतलब R बराबर हो जाएगा V² का मतलब क्या, 60 × 60/4, 60 × 60/4 तो कट जाएगा 15, 15 छक्का 90। तो R का मान आ गया 90 ओम। कितना हो गया, 90 ओम आ गया। क्लियर है, तो जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 90 ओम है। क्लियर है ना, कैसे आया पता है, ये कट गया, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 होता है ना, 15 चौक 60 रहते हैं, 15 छक्का 90, हाँ 15 छक्का 90 होता है। ठीक है, तो अब देखिए, जो बल्ब आप बनाए थे, मैं बता रहा हूँ, जो फिगर ये बल्ब बनाए थे, तो इसको हमने रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिख दिया। तो ये लिख दिया हमने 90 ओम और ये लिख दिया R, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे एक बैटरी से जिसका वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट, और यहाँ से करंट हमको पता है कि 2/3 एम्पियर फ्लो हो रही है। क्लियर है, तो आप KCL लगाओ, चाहे फिर
ये टोटल रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, आर इक्विवेलेंट जो होगा वो 90 प्लस आर होगा, कितना होगा 90 प्लस आर। कोई डाउट है, इतना तो पता है ना कि ये सीरीज में है तो 90 प्लस आर हो जाएगा, तो 90 प्लस आर हो गया, तो रजिस्टेंस बराबर आपका होता है, यानी 90 प्लस आर बराबर 230/2/3 ऊपर चला जाएगा, तो 90 प्लस आर बराबर ऊपर जाएगा तो 230 × 3/2, 230 × 3/2 हो जाएगा, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा दूसरे तरीके से लगाया है, आप वैसे भी लगा सकते हो, क्योंकि देखिए केवीएल लगाते तो फिर यही चीज़ आपको मिलती, केवीएल लगाते तो फिर ऐसे मिलती, बट आप केवीएल नहीं लगा रहे हो, मैं जो बता रहा हूँ अपने तरीके से बता रहा हूँ, तो आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आपका फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर निकल के आएगा आपका 255 ओम, कितना आएगा 255 ओम आ जाएगा। ठीक है, और शायद एक क्वेश्चन कल आपको मिला भी था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ ए वायर हैविंग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड इन m टाइम्स विथ वॉल्यूम रिमेनिंग सेम, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि एक समान प्रतिरोध R वाले तार की लंबाई m गुना बढ़ा दिया जाए और आयतन समान रखा जाए तो नया प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो देखिए नया प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए आपको अगर एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी ना ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि ये यदि एक समान प्रतिरोध R वाले तार की लंबाई m गुना बढ़ी है, ठीक है, लंबाई में हम क्या कर रहे हैं, m गुना बढ़ा रहे हैं, और उसको कैसे स्ट्रेच करके, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना कि उसको कैसे किया है, स्ट्रेच किया गया है। जब क्वेश्चन में उसको स्ट्रेच किया गया है तो उसके वैल्यू में किसी भी प्रकार का हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर वैल्यू में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे तो जो रेजिस्टेंस आपका न्यू रेजिस्टेंस यानी R1 आपको जो मिलेगा, यानी न्यू रेजिस्टेंस आप कह सकते हो कि न्यू रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा वो कितना गुना अपनी लंबाई बढ़ाया है उसका स्क्वायर, यानी आपने m गुना बढ़ाया है। क्वेश्चन में कितना बोला है, m गुना बढ़ाया है, तो m गुना बढ़ाने का मतलब कि m स्क्वायर, उसको क्या कर देंगे, जितना गुना आप बढ़ाएं उसका स्क्वायर, और जो पहले रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है बस वही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्टली सॉल्व करना, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रहे ऑप्शन क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होना चाहिए, जो आयतन है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आपका जो आंसर होगा वो m स्क्वायर आर होगा, यानी m को गुना बढ़ाएं तो m स्क्वायर आर होगा, n गुना बढ़ाते तो n स्क्वायर होता, 2 गुना बढ़ाते तो 2 स्क्वायर आर होता। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को ना आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपसे पूछा क्या है, बट यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए अगर हमें लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे। देखिए R1 बराबर मान लेते हैं कि जो पहला रेजिस्टेंस था उसका क्या मान लेते हैं, R1 बराबर रो L1/A1 और R2 के लिए रो L2/A2। तो क्लियर है, तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो L1/A1 A2/L2। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो L2 था उसको हमने क्या कर दिया, m गुना बढ़ा दिया है। ठीक है, जो दूसरी लंबाई आपको मिली थी उसको हमने m गुना बढ़ाया था, यही तो किया था। और आयतन जो था वो नियत है, आयतन क्या है, आयतन आपका कांस्टेंट है। आपसे बोल रखा है क्वेश्चन में कि A1 L1 जो होगा A2 L2 के बराबर होगा, और A1 L1 बराबर क्या होगा A2 L1, क्योंकि L2 बराबर हम क्या रख सकते हैं, आयतन अगर कांस्टेंट है। ठीक है, A1 L1 बराबर A2 L2, तो L2 बराबर आपको दिया है m L1, हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया है। ठीक है, ध्यान से देखिए आपको दिया है, क्योंकि जो सेकंड में जब लंबाई आप बढ़ा दे रहे हो तो दूसरे कंडीशन में जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, m इंटू L1 होगी, क्योंकि m गुना बढ़ा दिया है। तो आयतन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि मतलब कि क्षेत्रफल गुणे लंबाई का मतलब गुणा यही तो होता है, क्या आयतन होता है ना ये, तो ये A2 गुणे L1, A2 गुणे L2, तो L2 की जगह m इंटू L1 हमने रख दिया। तो ध्यान से देखिए A2 मतलब m है, तो ये क्या हो जाएगा, L1 से L1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A1 बराबर आपको मिल जाएगा m A2, A1 बराबर m A2 हो जाएगा। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमें क्या करना है, R1/R2 बराबर L1 अपन m A2 का मतलब जहाँ पे आपका A1 था A1 की जगह हमने क्या रख दिया, m A2 रख दिया, क्योंकि हमको मिला है यहाँ पे। ठीक है, हमको यहाँ पे मिला हुआ है। फिर उसके बाद A2 अपान m इंटू L1 m इंटू L1, क्योंकि यहाँ पे L2 था
ठीक है। ये जो यहाँ पे m इंटू L1 लिखे हैं, वहाँ पे क्या था, L2 था, तो वहाँ पे हमने m इंटू L1 लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, तो R1 बटे R2 अपॉन एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, m से m मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर R1। यही चीज़ आपको निकल के आ गई, यही चीज़ आपको निकल के आ गई। तो क्वेश्चन मान लो आप जानते रहो, सॉल्यूशन भी जानते रहो कैसे आपको मिला है, बाकी आप ये भी जानते रहो कि अगर डायरेक्टली आपको मान लो एग्ज़ाम में आपको टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली याद रखो उसको कि जितना स्टेज करके हम बढ़ाएंगे बस उसी का स्क्वायर करके जो रेजिस्टेंस दिया रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर करेक्ट मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, फाइंड आउट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इन फॉलोइंग। तो देखिए इसमें आपको क्या पता करना है, एक्स इंटू वाई के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसी को पता करना है। एक्स इंटू वाई मतलब कि इन दोनों टर्मिनलों के बीच में रेजिस्टेंस को पता करना है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, अगर हम बात करें तो हम पता कैसे करेंगे। अब देखिए ध्यान से, फिगर अगर आप देखेंगे तो ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। अब इसमें से ना ये देखो, ये दोनों चीज़ जो है ये किस में कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड है सीरीज में, और ये दोनों किस में कनेक्टेड है, ये भी कनेक्ट है किस में, सीरीज में कनेक्टेड है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालोगे, तो ध्यान से देखिए, ये 10 ओम, ये 10 ओम, दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, 20 ओम। यानी ये तो था, ऐसे बना देंगे हम रेजिस्टेंस को, ये क्या हो गया, ये हो गया 20 ओम, फिर ये देखिए ये हो गया आपका 20 ओम। ठीक, ये 20 ओम हो गया, फिर नीचे भी कितना हो जाएगा 20 ओम, क्योंकि 10 ओम और 10 ओम किस में कनेक्टेड है, पैरेलल और सीरीज में, तो 10 कितना हो जाएगा 20। अब 20 और 20 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में हो जाएंगे। फिगर जो बनेगा 20 पैरेलल में होगा 20 के साथ। ठीक है, 20 जो होगा पैरेलल में होगा 20 के साथ, तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो 20 गुणे 20 बटे 20 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 20 गुणे 20 बटे 40 बटे 40, 0 0 2 दूनी 4, तो 2 चौक 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 10 ओम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपको, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कंडक्टर पोजीशन मार्क्ड 1 इन द फिगर। इन देखिए क्या है, आकृति में अंकित 1 पर संचालक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए ये जो 1 आपको दिया है कौन सा कथन सत्य है, इसी चीज़ को आपको बताना है। अब ध्यान से देखिए, पहले ऑप्शन पढ़ेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन देखो कि ऑप्शन में क्या आपको दिया है। देखिए क्या दिया है, फिगर देखते रहिए, फिगर जब देखते रहेंगे तभी कुछ होएगा। ठीक है, देखिए फिगर में इसी 1 के बारे में पूछा है, तो इस एक में द पॉइंट ऑफ कंडक्टर है जे डिफिनिट पोटेंशियल अगेंस्ट अर्थ, यानी चालक के इस बिंदु का पृथ्वी के विरुद्ध निश्चित विभव होता है। तो क्या क्लियर है, ये नहीं क्लियर है। दिस वोल्टेज ऑफ द कंडक्टर है जे डेफिनिट वोल्टेज, यानी दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर जो होगा वह एक क्या होगा, चालक की इस बिंदु पर निश्चित वोल्टेज होगा, ऐसा वोल्टेज होगा, एक निश्चित वोल्टेज होगा। नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर सी देखें तो सी में क्या है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, चालक से एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो एकदम करेक्ट है। ये जो मतलब पॉइंट नंबर 1 है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि चालक से एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो कि एक क्लियर, क्योंकि ये आपने बैटरी लगाया हुआ है, तो एक कंडक्टर है, बाहरी पोर्शन आपका क्या है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर से आपका क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, तो जो सी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। या फिर हम कह सकते हैं डी प्रोटॉन्स फ्लो थ्रू द कंडक्टर, चालक से प्रोटॉन प्रवाहित होते हैं। ये भी एक हिसाब से अगर आप देखो तो कह सकते हो कि सही है, बट जो करंट वाला स्टेटमेंट है ये ज़्यादा करेक्ट है, करंट वाला स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा करेक्ट है, इसलिए हम इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट माना गया है, क्योंकि करंट की बात की गई है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है कि चालक से एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं, यानी जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं वह क्या कहलाते हैं, चालक। इनमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो जाती है। अब देखिए फिगर में अगर आप देख रहे हो तो फिगर में ये बैटरी का जो है मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, तो करंट आपकी इधर से ही जाएगी, क्योंकि जो करंट होती है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और निगेटिव टर्मिनल पे क्या हो जाती है, इंटर हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। तो आप ये कह सकते हो
कि इस कंडक्टर से करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर हम अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ पार्टिकल एक्ट एज करंट कैरियर इन ए मेटेलिक कंडक्टर, यानी विच पार्टिकल एक्ट एज ए करंट कैरियर इन ए मेटेलिक कंडक्टर, यानी धात्विक चालक में से कौन से कण विद्युत धारा प्रवाहक का कार्य करते हैं। अब देखिए ओनली इलेक्ट्रॉन्स, ओनली होल्स, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, नन ऑफ दिस। तो देखिए धारा प्रवाह का काम जो है वो केवल कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। धारा प्रवाह का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। याद रखना वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी जो कि किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आउटर मोस्ट सेल में, आउटर सेल में जो होते हैं, यानी जो बैलेंसी सेल में होते हैं, सिर्फ उन्हीं से ही करंट का फ्लो आप करवा सकते हो। ठीक है, देखिए क्या है कि धात्विक चालक में केवल इलेक्ट्रॉन्स कण विद्युत धारा वाहक का कार्य करते हैं। इनमें परमाणु की अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अधिकांश धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। ठीक है, कौन कौन सी विद्युत की चालक होती हैं, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा वगैरह, सोना वगैरह सब क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व सिस्टम, यानी वक्र प्रणाली में कौन सा प्रतिरोध प्रदर्शित है। अब देखिए कौन सा प्रतिरोध है, बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पहला है पोटेंशियोमीटर, नहीं। लेयर रेजिस्टेंस, नहीं। हॉट कंडक्टर, क्या है, हॉट कंडक्टर है। कोल्ड कंडक्टर, पॉजिटिव, देखिए हॉट कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एंड कोल्ड कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो याद रखना, कभी कभी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि जो हॉट कंडक्टर हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और कोल्ड कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, निगेटिव, NTC आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए चालक पदार्थ को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध में वृद्धि होती है, अतः ये धनात्मक तापमान गुणांक को प्रदर्शित करते हैं। ठंडे ताप की अपेक्षा गर्म चालक का प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, तो चित्र में प्रदर्शित गर्म चालक का प्रतिरोध वक्र दिखाया गया है। तो किसका है प्रतिरोध वक्र, किसका दिखाया गया है, ये हॉट कंडक्टर का दिखाया गया है। किसका दिखाया गया है, हॉट कंडक्टर का, क्योंकि कंडक्टर है यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस कम है। जब इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पर इसका प्रतिरोध क्या हो रहा है, घट रहा है, वो सॉरी बढ़ रहा है। तो जो हॉट कंडक्टर यानी गर्म चालक होते हैं उनका प्रतिरोध कोल्ड कंडक्टर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज, यानी जब तापमान बढ़ता है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीज, वेरीज, इंक्रीज, क्या होगा। तो जब भी किसी चालक का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी पॉजिटिव का मतलब, ठीक, तो जो कंडक्टर यानी चालक होता है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये हमने बता दिया आपको। ठीक है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जब मतलब तापमान बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। शुद्ध धातु जैसे तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, सोना इत्यादि का प्रतिरोध उनकी ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है। ठीक है, यह वृद्धि काफ़ी हद तक नियमित रूप से साधारण परास में तापमान के साथ होती है। शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है और वही स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन ए सोर्स इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर टू लोड द इफिशियंसी ऑफ द सर्किट, जब कोई स्रोत भार को अधिकतम शक्ति दे रहा होता है तो परिपथ की दक्षता क्या होती है। तो मैक्सिमम लोड पर जब भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आप यूज करते हो तो उस समय उसकी इफिशियंसी कितनी होती है, यही आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन इसमें इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन इज ऑलवेज 50%, हमेशा 50% होती है। डिपेंड ऑन द सर्किट पैरामीटर, इट इज़ ऑलवेज 75%, यह हमेशा 75% होती है। नन ऑफ दीज। तो देखिए जब भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आप पढ़ते हो तो उसमें आप देखोगे कि जब भी लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की जाती है तो हमेशा वो कितने परसेंट होती है, वह 50% होती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह पूछा गया है। ठीक है, कई बार पूछा गया है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको एकदम याद हो गई होगी और आपको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखो। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इन ए पैरेलल सर्किट ऑपरेटिंग विथ ए सोर्स 3 वोल्ट AC,
डिजाइन टू कैरी ए टोटल करंट ऑफ 6 एम्पियर. What happened to be protect the device fuse when the resistance suddenly changed to 2 ohm? देख क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 30 वोल्ट एसी स्रोत द्वारा परिचालित एक समांतर परिपथ में जो 6 एम्पियर की धारा वहन करने के लिए डिज़ाइन है में सुरक्षा उपकरण फ्यूज के साथ क्या होता है जब प्रतिरोध अचानक 2 ओम में परिवर्तित हो जाता है. देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए. दो मतलब कि रेजिस्टेंस को हमने 2 ओम में परिवर्तित कर दिया और जो सर्किट को डिज़ाइन किया गया था वो 6 एम्पियर के लिए डिज़ाइन किया गया था. 6 एम्पियर के लिए डिज़ाइन किया गया था और जो परिपथ था वो कैसा था, समांतर था. इतनी चीज़ें क्लियर है. ऑप्शन देखिए क्या दिया है इसमें. ऑप्शन क्या है कि इट इज़ यह बंद हो जाता है. देयर इज़ नो चेंज यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होता है. इट शॉर्ट टू ग्राउंड या शॉर्ट हो जाता है. इट्स ओपन यह क्या होता है, खुल जाता है. अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए. इसमें बढ़िया से लिखा हुआ है. देखिए 30 वोल्ट एसी स्रोत द्वारा प्रचालित एक समांतर परिपथ में जो 6 एम्पीयर की धारा वहन करने के लिए डिज़ाइन है में जब प्रतिरोध अचानक 2 में परिवर्तित हो जाता है तो धारा का मान 30/2 यानी 15 एम्पीयर हो जाता है. अचानक प्रतिरोध जो था वो कितना हो गया, 2 ओम में परिवर्तित हो गया. कितने में, तो उस पार्टिकुलर सर्किट की जो करंट थी वो कितना हो गई, 15 एम्पीयर हो जाती है, जो सामान्य धारा से अधिक है. जो कि बेसिकली जो करंट आपको चाहिए थी उस करंट से क्या है, अधिक है. इस स्थिति में फ्यूज में I2R हीटिंग जो होगी वो अधिक हो जाएगी. ठीक है, I2R की जो हीटिंग है वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, जिसके कारण फ्यूज पिघल जाएगा और फ्यूज कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा. तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आपको समझ में भी आ गया होगा. ऐसे क्वेश्चन आप जान के चलो कि एग्ज़ाम में जब आते हैं आप न्यू क्वेश्चन फ्रेम में इसमें आपको गलतियाँ होती हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है. ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत आसानी से सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन टोटल पावर इन ए सीरीज सर्किट. अब देखिए एक श्रेणी परिपथ में निम्नलिखित कौन सा कुल शक्ति को निर्धारित करता है. कौन कुल शक्ति को निर्धारित करता है. ए सोर्स वोल्टेज टाइम द करंट यानी स्रोत वोल्टेज गुणा धारा. टोटल वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्किट परिपथ में आपूर्ति कुल वोल्टेज. करंट फ्लोइंग थ्रू ए स्विच से होकर प्रवाहित हो रही धारा. या फिर क्या है, एवरेज ऑफ वाटेज कंज्यूम्ड बाय ईच रजिस्टर यानी प्रत्येक प्रतिरोध द्वारा उपभोग की जाने वाली औसत वोल्टेज. तो नहीं, तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा कि जब भी हम सीरीज सर्किट निकालते हैं तो V/I ही निकालते हैं, यानी कि क्या होता है, वोल्टेज और करंट का गुणा. वोल्टेज और करंट का क्या होगा, गुणा. यानी सीरीज परिपथ में जो स्रोत वोल्टेज तथा धारा के गुणनफल कुल शक्ति को निर्धारित करते हैं. यानी टोटल पावर आपको अगर सीरीज सर्किट में निकालना है तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब मेजर वर्क है वो क्या है कि प्राय सभी विद्युत यंत्र किसी वोल्टता पर निर्भर होते हैं जिन पर कि वे कार्य करते हैं तथा उस शक्ति की राशि पर भी निर्धारित होते हैं जिसके द्वारा उस यंत्र को चलाया जाता है. उदाहरण के एक विद्युत लैंप 250 वोल्ट 60 वाट इत्यादि पर निर्धारित होता है, जैसे ऐसे बने होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली वो वोल्टेज और करंट पर ही निर्भर करेगा आपका. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है. एक करंट मिरर कैन बी यूज्ड एज एन एक्टिव लोड बिकॉज. एक करंट मिरर को सक्रिय लोड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इट हैज़ लो एसी रेजिस्टेंस यानी इसका इम्पीडेंस क्या होता है, कम होता है. ठीक है, करंट मिरर की बात की गई है. उसके बाद क्या है, इट हैज़ हाई एसी रेजिस्टेंस. इसके पास क्या होता है, हाई एसी रेजिस्टेंस होता है. इट हैज़ हाई डीसी रेजिस्टेंस. इट हैज़ लो डीसी रेजिस्टेंस. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी. एक करंट मिरर को सक्रिय लोड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसका प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी रेजिस्टेंस हाई होता है. इसका एसी रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है. तो याद रखना एक करंट मिरर सर्किट जो होती है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है और वो भी कौन सा, एसी रेजिस्टेंस. कैसा रेजिस्टेंस, एसी रेजिस्टेंस. यानी हम कह सकते हैं इम्पीडेंस. इम्पीडेंस जो होता है क्या होता है, हाई होता है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज ट्रू. यानी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, आपको यही बताना है. तो ऑप्शन नंबर ये देखिए क्या है, वोल्टेज इज द डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वोल्टता इलेक्ट्रॉन्स की प्रत्यक्ष गति है. नहीं. वोल्टेज कॉज करंट टू फ्लो. वोल्टेज के कारण धारा का प्रवाह होता है. सिंपल है और सही भी है, यही क्या है, करेक्ट. बट थर्ड ऑप्शन आप देखते हैं, थर्ड क्या है, वोल्टेज इज द इरेगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. वोल्टता इलेक्ट्रॉन्स की अनियमित गति होती है. नहीं.
फिर क्या, वोल्टेज इज नॉट ऑलवेज नीडेड टू कॉज द फ्लो ऑफ करंट, धारा के प्रवाह के लिए हमेशा वोल्टता की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी क्या है, गलत है। धारा के प्रवाह के लिए आपको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, यानी विद्युत वोल्टता के कारण धारा का प्रवाह होता है, यानी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के कारण, ठीक है, ईएमएफ के कारण ही धारा का फ्लो होता है। तो विद्युत वाहक बल वह बल है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। इसकी इकाई भी क्या होती है, वोल्ट होती है। किसी विद्युत सेल या जनित्र का विद्युत वाहक बल ऊर्जा का वह मान है जो 1 कूलम आवेश प्रवाह से होता है। और इम्पोर्टेंट है, ईएमएफ यानी वोल्टेज बराबर होता है W/Q। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आप याद रखना, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है। E बराबर W/Q जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को ना याद रखना और ये फॉर्मूला याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ये करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए कंडक्टर अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट, द पावर डिसिपेटेड विल बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो आपने कितनी बार सॉल्व किया है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि 200 वोल्ट है और करंट आपको 5 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो उत्सर्जित शक्ति कितनी होगी, P बराबर V × I होता है। बस V दिया है, I दिया है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। तो 200 × 5 बराबर 1000 वाट। ऑप्शन में देखिए 1000 वाट है, करेक्ट है। अगर 1000 वाट नहीं होता तो 1 किलो वाट होता, ठीक है। 1000 वाट नहीं होता कितना होता है, 1 किलो वाट, क्योंकि वाट को किलो वाट में बदलना तो 1000 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 किलो वाट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिए कि डज द इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, क्या विद्युत धारा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, क्वेश्चन है आपसे। तो आप बताइए नो,